आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। हाँ, तो 5-6 क्लास लगेगी और इसका सिलेबस खत्म। ठीक है, हाँ 5-6 क्लास में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बढ़ भी सकती है, देखेंगे। तो कंप्यूटर के बारे में हम लोग आज इसे डिस्कस करेंगे। बताइए कंप्यूटर क्या होता है? हाँ, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन क्या होता है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर होता है, कर देती है। हाँ, वो क्या होती है? कंप्यूटर कहलाती है ना। दोस्तों, जैसे बड़ी बड़ी गणनाएं हमको करनी होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर की भाषा में हम परिभाषित करें, इसको परिभाषा दें, अगर डेफिनेशन दें अगर इसकी, तो कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो डाटा को ग्रहण करती है, जो डाटा को संचालित करती है और जो डाटा को प्रोवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। और छोटी परिभाषा अगर दी जाए इसकी, तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करती है। मेन पॉइंट यही होता है। तो कभी ऑब्जेक्ट में प्रश्न आ जाता है कंप्यूटर होता है तो डाटा को सूचना में बदलता है। ठीक है, अब दूसरी बात, हमने बोला भाई डाटा, तो डाटा क्या? डाटा के ऊपर फिर क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, डाटा क्या होता है? नहीं, डाटा क्या हुआ है? सूचना बाद में मिलती है हमको, पहले हम डाटा देते हैं, सूचना तो बाद में मिलती है हमको। ठीक है, जो इनपुट के रूप में हम जो देते हैं वो कुछ भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं आप लोग थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो डाटा क्या होता है? डाटा एक ऐसा चीज होता है जो जिसमें कुछ तथ्य होते हैं, प्लस इसमें कुछ आप आंकड़े मान सकते हैं या सूचना भी मान सकते हैं आप। आंकड़े कैसे होंगे? ये दोनों प्रकार के, ये होंगे अव्यवस्थित। अव्यवस्थित, ठीक है, अव्यवस्थित। ठीक है, डाटा किसको कहते हैं हम लोग? जो तथ्य एवं आंकड़ों का इनपुट होता है और जो क्या होता है? अव्यवस्थित होता है। ठीक है, अरेंज नहीं होता, अरेंज मतलब रैंडमली कुछ भी आपने कंप्यूटर अंदर फेड किया वो आपका डाटा बन जाता है। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर इसमें प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद इस डाटा को अरेंज करता है, सिस्टम में डालता है और इसको सूचना में बदल देता है। किसमें बदल देता है? सूचना में बदल देता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे आपने कोई फॉर्म भरा, क्या भरा? कोई फॉर्म भरा, तो आपने उस पे तमाम तरह का डाटा डाला, सूचना नहीं दिया आपने, डाटा डाला पहले आपने। सूचना कब बनती है? जब आप उसको फाइनल रूप में सबमिट करते हैं और जब आप उसको प्रिंटेड फॉर्म में देखते हो या आउटपुट के फॉर्म में देखते हो कि भाई मेरा नाम कहाँ पे है, साइन कहाँ पे है, मेरे ईमेल नंबर आईडी कहाँ पे है, मेरे पिता का नाम कहाँ पे है, मेरा एड्रेस कहाँ पे, ये तमाम चीजों देखते हैं ना जब, तो सूचना बन जाती है। क्या बन जाती है? सूचना। अब डाटा की हम बात कर रहे हैं तो डाटा होता है साहब दो प्रकार का। डाटा कितने प्रकार होता है? 2 टाइप। पहला प्रकार का जो डाटा होता है उसको बोलते हैं हम संख्यात्मक डाटा। क्या बोलते हैं? संख्यात्मक डाटा। न्यूमेरिकल डाटा। क्या होता है? न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है? ऐसा डाटा जिसमें हम नंबर्स का प्रयोग करते हैं 0 to 9। ठीक है, डाटा क्या होता है? कौन सा वाला? संख्यात्मक डाटा, जो आपको पता लगा, संख्याओं से पता लग रहा, 0 से 9 तक के जो डाटा होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, उनका जब हम प्रयोग करते हैं तो ये कौन सा डाटा बन जाता है? न्यूमेरिकल डाटा बन जाता है। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो तो आप मोबाइल नंबर भरते हो वहां पे। ठीक है, आप क्या भरते हो? घर का मकान नंबर भरते हो, आप अपना आधार कार्ड नंबर भरते हो। लेकिन पैन कार्ड, प्रश्न आ जाएगा आपके पास, बताओ भाई पैन कार्ड किस, पैन कार्ड नंबर होता है ना, देखा आप लोगों ने पैन कार्ड नंबर, तो वो किस प्रकार का डाटा है? ठीक है, वो अब इन्हीं प्रकारों में आता हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पर, जो पैन कार्ड और डाटा है, अभी आप समझ जाए दूसरे प्रकार का डाटा है, वो होता है आपका चिन्हात्मक डाटा। चिन्हात्मक डाटा मतलब इसमें आपके क्या क्या होंगे, इसको लिख देता हूं मैं, अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फा
न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। अल्फा न्यूमेरिकल डाटा का मतलब क्या होता है? ऐसा डाटा जिसमें आप संख्याओं को प्लस संकेतों को, संकेत मतलब सिंबल्स, ये नंबर्स हो गए, ये सिंबल्स हो गए, जैसे स्टार, हैश, @ ये सब, प्लस अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स बोले तो सभी जानते हैं, ABCD अल्फाबेट, ठीक है। तो 3 तरह की जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अब कोई जरूरी नहीं कि तीनों प्रकार के होने अति आवश्यक है, ठीक है। जैसे मैंने बोला संख्या और सिंबल्स आपने डाले तो ये भी ये वाला डाटा है, आपने ये दोनों लगा दिए तो ये भी कौन सा डाटा है? तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा में आ जाता है। तो पैन कार्ड में क्या दिखता है? ABCD लिखते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, और नंबर्स भी रहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, दैट्स कॉल्ड डाटा। कौन सा वाला? हाँ, ईमेल आईडी भी हो गया, @ आ जाता है, डॉट, ये सब। तो ये किसका डाटा हो गया? चिन्हात्मक डाटा में आता है। तो डिफरेंस पता लगा? संख्यात्मक डाटा होता है जिसमें नंबर्स डाले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ, और दूसरा कौन सा होता है? चिन्हात्मक डाटा, जो सिर्फ क्या होता है? कॉम्बिनेशन इन तीनों का, जो सबका मिक्सअप है मतलब। तो ये हो गया डाटा, ठीक है। अब डाटा हमने क्या बोला कैसा होता है? अव्यवस्थित होता है। इसको अरेंज कौन करता है? हमारा कंप्यूटर करता है। और कंप्यूटर का क्या काम करेगा? प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। तो कंप्यूटर का मैं थोड़ा ये डायग्राम बना दूं जरा, तब फिर आप उससे अच्छे समझ सकते हैं। कंप्यूटर में एक्चुअल में कौन होता है? CPU। कौन होता है? CPU। CPU का फुल फॉर्म जानते ही होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस कंप्यूटर में हम लोग क्या डालते हैं? इनपुट। क्या डालते हैं? इनपुट। और इनपुट होने के बाद इसमें क्या कुछ कार्य चलता है, कुछ क्रियाएं चलती हैं, और कुछ क्रियाएं संपन्न होने के पश्चात ये हमें सूचना के रूप में मिलता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। जो सूचना आपको मिल रही है वो एक्चुअल में आउटपुट होता है। वो एक्चुअल में क्या होता है? आउटपुट होता है, ठीक है। अब इस CPU के अंतर्गत हम क्या क्या यूनिट्स पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ बात करेंगे। इन सबके एक एक पॉइंट को हम समझेंगे अच्छे से। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग का फुल फॉर्म आप जानते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसमें होता है भाई एक प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, PU जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इसमें कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जिसको हम CU के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है इसमें ALU, आप जानते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, है ना, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और लास्ट होता है इसमें मेमोरी यूनिट, MU। और एक इसमें होता है UPS, आप जानते होंगे, जो बैटरी सप्लाई करता है। तो UPS की फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, है ना, बिना किसी बाध्यता के करंट यहां पे जाता रहेगा कुछ समय के लिए, ठीक है, बैटरी बैकअप इसको। तो ये इसमें करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये एक प्रकार का क्या कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है। ये एक प्रकार का कंप्यूटर क्या है? एक आर्किटेक्चर है। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब आया था, तो 1948 में लिख देना भाई, जॉन वॉन न्यूमन। हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमन ने सबसे पहले आर्किटेक्चर बनाया था, किसका? कंप्यूटर का, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमन ने। तो इस आर्किटेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? डाटा होगा, जिसे हम इनपुट के रूप में प्रदान करेंगे कंप्यूटर को। उस डाटा में एक्चुअल में है क्या चीज कंप्यूटर के अंदर जाता है, और उसमें क्या होगी? प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है? प्रोसेसिंग होने का मतलब क्या है? उस पर कुछ क्रियाएं ऐसी चलती हैं जो पहचानने की कोशिश करता है कि दिया गया डाटा आखिर किस प्रकार का है, इसमें क्या चीज है। तो इसमें प्रोसेसिंग होने के बाद ये सूचना में बदल जाएगा। क्या? जो भी आपने, जैसे आप पेन ड्राइव से मूवी लगाई, पेन ड्राइव आपकी मूवी थी, आपने इनपुट इसको खोला, तो खोलने के बाद क्या है? अब तो बहुत फास्ट i7 i5 के कंप्यूटर आ रहे हैं ना, तो सब पुराने कंप्यूटर आप देखेंगे तो ऐसे घूमता है, जैसे आप क्लिक करोगे उस पर, तो उसमें प्रोसेसिंग हो रही होती है। उतना स्लो आपका प्रोसेसर होता है, जितना स्लो ये ओपन होगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या है, उसमें प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसर डिसाइड करता है कि इसमें किस प्रकार का डाटा है, किस प्रकार का डाटा है। जैसे आपके पास कोई मूवी है तो आपके कंप्यूटर में कोई मूवी सॉफ्टवेयर होगा, क्या होता है, मूवी सॉफ्टवेयर होगा, जो जिस प्लेयर, वीडियो प्लेयर जिसको हम बोलते हैं, तो वीडियो प्लेयर होगा तो इसको फटक से संकेत देगा कि भाई साहब यहां से मेरे पास ऐसा डाटा आया है जो तुम ही चला सकते हो, ठीक है। तो इसको तलाश करता है, अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं मिला तो एरर के रूप में करप्ट हो जाता है। देखा होगा आपने, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा उसमें तो कहां से चलेगा मूवी, या सॉन्ग कहां से प्ले होगा, या फोटो कहां से देख पाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग इसके अंदर होगा। अगर ये होगा आपके पास इंस्टॉल तो खुल जाएगा क्या है उसके अंदर, वो सूचना मिल गई आपको। बात समझ मारी कि नहीं आ रही समझ में, या कोई भी चीज आप काम कर रहे हो इनपुट के रूप में वो। दूसरी बात ये क्या है, ये प्रोसेसर क्या करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। ये बात ध्यान रखना, प्रोसेसिंग क्या करता है, जो पीयू है, पीयू यूनिट जो हमारी है, ये इनपुट आए हुए डाटा को ये सूचना में बदलने का मुख्य काम करता है, ठीक है। अब आते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जिसका नाम ही कंट्रोल है, इसको नाम से ध्यान रखना। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है साहब, कि कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाली, जाने वाली, सूचना बनने वाली चीजों पर जो भी नियंत्रण होता है वो किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। मतलब कंप्यूटर के अंतर्गत होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं पर नियंत्रण अगर कोई रखता है उसका नाम क्या है। तो इसके बारे में प्रश्न आया हुआ है कई बार कि कंप्यूटर के अंतर्गत होने वाली सभी क्रियाओं पर किस यूनिट का कंट्रोल होता है, वो होता है किसका, कंट्रोल यूनिट का। दूसरी बात, इस कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व सेंटर, मतलब नाड़ी तंत्र। क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसको बोला जाता है, कंट्रोल यूनिट को बोला। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हर जगह इसका कनेक्शन है, जो भी डिवाइस है, जो भी सॉफ्टवेयर है, हर जगह ये रिलेटेड है और ये क्या करता है, हर किसी पर नियंत्रण रखता है। तो इसका काम ये होता है, ठीक है। ये लोग आप जानते होंगे, अरिथमेटिक जैसे नाम ही लिखा हुआ है, जो आपको गुणा, भाग, जोड़, घटाना आदि हम जो करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कहां होती है, संपन्न एएलयू में होती है। दूसरी बात, कंपैरिजन भी। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो कि दो चीजों का तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं अगर कंप्यूटर में, तो कौन करता है, ये एएलयू ही करता है। दूसरी बात, मेमोरी यूनिट्स आप जानते हो, भंडारण के लिए, ठीक है। कोई भी डाटा आपने कंप्यूटर में डाला, अगर आप रक्षित करना चाहते हो तो कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मेमोरी यूनिट का हो गया। अब ये इसका थोड़ा ओवरव्यू हो गया। अब हम समझते हैं, क्या कोई भी इनपुट आप दे रहे हैं तो वो कंप्यूटर में चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा, ठीक है। कोई भी इनपुट कंप्यूटर में जाना संभव नहीं है। अब क्यों संभव नहीं है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, हमारा कंप्यूटर केवल एक ही भाषा जानता है। हमारा कंप्यूटर जानता है, भाषा जानता है एक। कौन सी भाषा जानता है, मशीन भाषा जानता है। कौन सी भाषा जानता है, मशीन भाषा को जानता है, ठीक है। इस मशीन भाषा को अन्य नामों से जाना जाता है, क्या, बाइनरी भाषा के नाम से भी जानते हैं इसको। किसके भाषा के नाम जानते हैं, बाइनरी भाषा के रूप में भी इसको जानते हैं हम लोग। इसी चीज को हम 0 और 1 की भाषा भी बोलते हैं। इसी भाषा को हम लोग ऑन और ऑफ की भाषा भी बोलते हैं। ऑन और ऑफ मतलब खोलना और बंद करने वाली भाषा भी बोलते हैं। इसी भाषा को हम लोग यांत्रिक भाषा भी बोलते हैं साहब, यांत्रिक भाषा। क्योंकि मशीनी भाषा को हर कोई जानता है, तो जो भाषा थोड़ा मतलब रीचेबल कम है, जो कंप्यूटर कम पढ़ता है, तो इनमें से ये वाली भाषा ज्यादा पूछ लेता है कि कंप्यूटर की भाषा कौन सी है निम्न में से, तो कौन सी है, यह है तो ये सभी है। मतलब इस एक भाषा के अनेक नाम है, जो कि बाइनरी है, 0 1 के, ऑन ऑफ है, यांत्रिक है, और नेक्स्ट है आपका क्या, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी हम इसी को जानते हैं भाई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा के रूप में भी हम इसी को जानते हैं। इसको अंग्रेजी में मैकेनिकल लैंग्वेज भी बोलते हैं, मैकेनिकल लैंग्वेज, ठीक है। इन भाषा, ये तो है एक ही भाषा है, ये इसको अनेक नामों से जाना जाता है। तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब ये आपने नोट किया होगा या नहीं किया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर कौन सी भाषा जानता है, सिर्फ मशीन भाषा जानता है। कौन सी भाषा जानता है, मशीन भाषा जानता है। अब
मशीन भाषा जानने के अलावा ये और किसी भी भाषा को नहीं जानता है। कहने का मतलब क्या है, हमने क्या बोला, ये लो लेवल लैंग्वेज को जानता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहां से हम इनपुट के रूप में और कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम हो गया अनुदेशों का या निर्देशों का समूह, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है। क्या बोलते हैं, निर्देशों का समूह बोल सकता हूं हिंदी में, क्या, निर्देशों का समूह, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। यहां पे भी एक प्रोग्राम चल रहा है, क्या चल रहा है, तुम सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, तुम एक क्या है, प्रोग्राम के अंतर्गत हैं। तो वैसे कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी आपको कार्य करवाने होते हैं तो हम प्रोग्राम के माध्यम से कराते हैं, और प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपको गाना सुनना है ना, तो किससे सुनेंगे, सॉफ्टवेयर सुनेंगे, सॉन्ग सॉफ्टवेयर होगा आपके पास, कोई MP3 सॉफ्टवेयर होगा उससे। तो कहने का मतलब क्या, जो निर्देशों का समूह क्या हो गया, प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ये हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, क्योंकि मशीनी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें हमने क्या देखा, बाइनरी भाषा है। तो जैसे मैं ए लिखूं, जैसे मैं ए लिखूं तो इसे बाइनरी भाषा में आपको लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा नाम, नेम, मैं नेम लिखा, तो ये नेम आपने क्या करना है, बाइनरी भाषा में लिखना पड़ेगा, मशीनी भाषा में लिखना पड़ेगा, तभी ये समझ पाता है। क्या कर पाता है ये, तभी ये चीज समझ पाता है। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर होगा वो किसी न किसी निर्देश के अनुसार ही बनाया जाएगा। मतलब किसी विशेष कार्य को संपन्न करवाने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है भाई साहब कि हमारा ये यही जानता है, अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम होगा तो ये नहीं समझ पाएगा, अगर मशीन भाषा में होगा तो समझ पाएगा। जैसे हम हिंदी जानते हैं ना, वो चाइनीज आ जाएगा हमारे बीच में, हम नहीं समझ पाएंगे उसको, तो जरूरत किसकी पड़ेगी, ट्रांसलेटर की। किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसलेटर की, गाइड की जरूरत पड़ेगी, भाई ये बोलना क्या चाह रहा है एक्चुअल में। तो वही चीज यहां पे भी होती है, कोई भी डाटा होगा वो अगर मशीन होगा तभी समझेगा। अब हमें पता लग चुका है कि यहां पर हमें अनुवादक की जरूरत पड़ सकती है। किसको पड़ रही है यहां पे, कंप्यूटर को अनुवादक की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये लैंग्वेज कन्वर्टर की जरूरत क्यों पड़ती है बताओ। हाँ, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो हाई लेवल में लिखे गए होते हैं, ठीक है, इसलिए यहां पे अनुवादक की जरूरत पड़ती है। तो ये अनुवादक जो होते हैं ना, ये पहले से जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो पहले से इंस्टॉल रहते हैं हमारे उसमें कंप्यूटर में, ठीक है। तो अनुवादक कितने प्रकार के हो गए भाई। अब तो ट्रांसलेटर पढ़ने का मन है कि नहीं है, 10 नंबर लाने कंप्यूटर के नहीं लाने, तो ठीक है। तो देखो भाई, तो ट्रांसलेटर होते हैं हमारे पास 3, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहां पे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक असेंबलर, इसको अंग्रेजी में असेंबलर लिखेंगे, हिंदी में भी असेंबलर लिखेंगे, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास कंपाइलर, और तीसरा होता है हमारे पास इंटरप्रीटर। कंपाइलर हो गया हमारे पास, इंटरप्रीटर हो गया, और ये असेंबलर हो गया। अब ये क्या काम करते हैं, सबसे पहले बहुत बार पूछा जाता है असेंबलर के बारे में। असेंबलर क्या है, एक भाषा अनुवादक है। क्या है ये, भाषा अनुवादक है। असेंबलर क्या है, असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर क्या है, जब हम सॉफ्टवेयर की जनरेशन पढ़ेंगे, जब सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तब आपको यहां पता लगेगा। तो असेंबलर क्या है भाई, अभी सिर्फ भाषा अनुवाद के बारे में। तो असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो सॉफ्टवेयर असेंबलर भाषा में लिखा गया होगा उस प्रोग्राम को ये कन्वर्ट करता है। असेंबलर किस प्रोग्राम में, मशीन प्रोग्राम में, मशीन भाषा में बदलता है मतलब, ठीक है। तो इसके लिए लिख देंगे भाई कि असेंबलर क्या होता है, जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करने का, कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बस इतना ही। अब आते हैं मेन चीज इन दोनों पे। कंपाइलर क्या हुआ,
कंपाइलर वही भाषा अनुवादक है, कंपाइलर क्या हमारे पास भाषा अनुवादक है। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। और लो लेवल लैंग्वेज कौन सी हमारे पास, मशीन। लो लैंग्वेज कौन सी है, मशीन भाषा, ठीक है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाई उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज को, उसको बोलते हैं निम्न स्तरीय भाषा। और ये भाई साहब भी सेम वही काम करता है, इंटरप्रीटर, ठीक है। ये इंटरप्रीटर भी क्या काम करता है, जो ये कंपाइलर करता है वही काम ये भी करता है। अब डिफरेंस क्या हुआ, ये काम, ये प्रश्न नहीं आएगा तुम्हारे पास, ज्यादा ऐसा आ सकता है कि भाई निम्न में से कौन सा एक भाषा अनुवादक है, तो आप ये पता होगा तो बता देंगे। लेकिन अगर ये आ गया कि कंपाइलर का मेन काम आ गया, इंटरप्रीटर का मेन काम आ गया, इसको छोड़कर, तब क्या करेंगे। तो देखो दोनों का बेसिक काम क्या है, हाई लेवल टू लो लेवल जाना। अब माना बात हमें पता है कि ये एक प्रोग्राम है, ये क्या है, ये प्रोग्राम है हमारे पास ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। और ये कौन सा वाला, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर है ये कंपाइलर क्या करता है, इसको अनुवाद करेगा, ठीक है। और ये भी क्या करेगा, इसको अनुवाद करेगा किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा इसको, ठीक है। अब मेन डिफरेंस इसमें यह है साहब कि जो कंपाइलर है ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, पूरे प्रोग्राम को उठा के कन्वर्ट कर दे टोटल, ठीक है, एक ही बारी में, ठीक है। दूसरा बात यहां पे याद देखो, कंपाइलर कंप्लीट, इस ढंग से याद रखना इसको, कंपाइलर कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। इंटरप्रीटर इंटरवल, ऐसे याद रखो, इंटरवल, समझ बात आई, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो इंटरप्रीटर क्या करता है साहब, इंटरवल में काम करता है, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो इंटरप्रीटर क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप लिखो, स्टेप बाय स्टेप या फिर लाइन बाय लाइन क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है, किसको, इस हाई लेवल लैंग्वेज को। तो पहले इस लाइन को करेगा, फिर इस लाइन को करेगा, फिर इस लाइन को करेगा, और ऐसे करते करते ये सब लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, थोड़ा अंतर समझ में आया। ये पूरा करता है एक साथ, ये क्या करता है, हाँ। दूसरी बात, जो प्रोग्राम कन्वर्ट किया जाता है, ये हम इस प्रोग्राम, इस सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं लो लेवल में, मतलब मशीन भाषा में, जीरो भाषा में। तो इसको बोला जाता है साहब सोर्स प्रोग्राम। क्या बोला जाता है इसको, सोर्स प्रोग्राम बोला जाता है इसको, हिंदी में भी ऐसे लिखा जाएगा सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। तो सोर्स प्रोग्राम इसको बोला जाता है, इसको। अब एक और डिफरेंस समझेंगे, एक तो हम समझ गया ये पूरा करेगा, ये थोड़ा थोड़ा करेगा, लाइन बाय लाइन, पंक्ति बाय पंक्ति। और ये क्या करता है, इस सोर्स प्रोग्राम को एक झटके में ही क्या कर देगा, लो लेवल में बदल देगा, लो लेवल में क्या कर देगा, बदल देगा। मतलब कहने का क्या है, ये जो कंपाइलर होता है ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है। मेन चीज आप ध्यान रखना, बहुत बार आया हुआ पीछे ये एग्जाम में, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है कि सोर्स प्रोग्राम को एक ही बारी में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट बना देता, मतलब फाइनल रिजल्ट दे देगा, ये है भाई, चेंज हो गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक डिफरेंस और समझेंगे कि ये कंपाइलर क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम का मात्र एक बार प्रयोग करता है। कितने बार प्रयोग करता है, मात्र एक बार प्रयोग करता है कंपाइलर, ठीक है। अब आते हैं इंटरवल में, इंटरप्रीटर में। इंटरप्रीटर क्या करता है, क्योंकि इंटरवल में काम करता है, तो ये क्या बार बार आता है और लेके जाता है, ट्रांसलेट करेगा, मतलब इस पंक्ति को कन्वर्ट किया, लो भाई, इस पंक्ति को किया, लो, फिर आया गया, फिर आया गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो इंटरप्रीटर है इसे बार बार सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, जहां कंपाइलर को एक बार पड़ती है। समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंस भी आपको पता लग गया, एक बार बार बार, एक बार 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 जरूरत पड़ रही है इसको। दूसरी बात, जहां हमारा कंपाइलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है वहां इंटरप्रेटर कुछ नहीं बनाता है, क्योंकि ये बार बार क्या होता है, इसके पास आता रहता है और फिर चेंज करता रहता है, ठीक है। दो अंतर ये हो गए। अब एक और अंतर क्या है साहब, कंपाइलर का थोड़ा डिसएडवांटेज सुन लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि कंपाइलर हमने देखा कि ये एक साथ उठाएगा प्रोग्राम को, कन्वर्ट कर देगा मशीन भाषा जिसमें हमें चाहिए। लेकिन अगर इस प्रोग्रामर के ये कौन बनाता है, प्रोग्रामर बनाता है। प्रोग्राम कौन बनाता है,
प्रोग्रामर बनाता है। तो अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर हो गया, क्या हो गया, एरर, गलती होगी, एरर किस क्या बोला, त्रुटि। बस आता कंप्यूटर की भाषा में त्रुटि को क्या बोला जाता है, तो एरर बोला जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें कहीं पे कोई एरर हो गया तो ये उस फाइल को बता देगा, भाई इसमें क्या है, एरर है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताएगा कहां पे एरर है, समझे, क्योंकि एक बार में उठा देगा, अगर ठीक हुआ तो रन हो गया, नहीं हुआ तो रन ही नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब आप कंपाइलर का यूज कर रहे होंगे तो आप बता नहीं सकते कि एरर एक्चुअल में है कहां पे। जब एरर पता नहीं लगेगा तो प्रोग्रामर को आना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, फिर से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी भाई इसकी। बात समझ में आई? मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, फिर से इसके पास जाना पड़ेगा, फिर भी कोई एरर हुआ तो फिर से बनाना पड़ेगा, अगर कोई एरर नहीं हो तभी एग्जीक्यूट होगा आगे, समझे। दूसरी बात, अब आते हैं इंटरप्रीटर पे। इंटरप्रीटर क्या करता है साहब, क्योंकि लाइन बाय लाइन करता है, अगर इस लाइन में कोई एरर हो गया तब तक दूसरी लाइन में नहीं जाएगा। मतलब एक फायदा भी समझो इसका, ठीक है। फायदा क्या हो रहा है इसका कि इसको पंक्ति को क्या, ठीक है भाई, इस पंक्ति में एरर आ गया तो तीसरी पंक्ति में नहीं जाएगा, तो प्रोग्राम में क्या है, इसी पंक्ति में एरर पता लग जाएगा, दूसरी पंक्ति में था वो, तो उसी में क्या कर देगा, अपना प्रोग्रामिंग कर देगा और उसको सही कर देगा, फिर चलता रहेगा। तो दूसरी बात क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं है, पंक्ति दर पंक्ति चल रहा है। पंक्ति दर क्या चल रहा है, पंक्ति चल रही है। आपको नींद आ रही है, पानी पी लो, ठीक है। बोरी तारी है क्या, जो भाई भविष्य चल रहा है हमारे यहां पे कंप्यूटर, इजी में मतलब इसको, ठीक है, मजाक में। अब ये अगल बगल को देख के दूसरा नोट नहीं कर रहा तो मैं भी नोट नहीं करती हूं, मैं भी नोट नहीं करूंगा, तो वो गलत बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम कहां पे थे, इंटरप्रेटर का मतलब क्या है, ये इंटरवल में काम करता है, कहीं पे एरर आ गया तो वहीं पे आप इसको सुधार सकते हो, ठीक है। अब जहां पर कंपाइलर की हमने बात की, भाई ये कुछ नहीं बनाता है, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग कि निम्न में से कौन सा भाषण वाला टाइम कंज्यूमिंग है, ये वाला है, नहीं है, ये टाइम बार बार आ रहा जा रहा, ये क्या है, एक ही झटके में कर देगा। अब कौन से उसमें आप गलती में नहीं पकड़ सकते, इसमें, क्योंकि इसको पूरा बनाना पड़ेगा, इसमें गलती पकड़ी जा सकती, कहां पे गलती है, ठीक है। तो ये है भाई इनके बारे में। तो इसलिए जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल रहते हैं, जो भी हम डाटा डालते हैं तुरंत से इंस्टॉल हो जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। मिटा दे इसको। तो ये भाषा अनुवादक होगा, और ये भाषा जो अनुवादक होते हैं ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ये सभी रोम में इंस्टॉल होते हैं, रोम में। चलो आगे। तो यहां पे कंप्लीट हुआ ये। अब आते हैं हम लोग किस पे, इस पे मेमोरी यूनिट पे। ये इनके बारे में इतनी जानकारी। मेमोरी यूनिट में क्या है, इसको मेमोरी यूनिट को हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं भाई। ये मतलब ये दो प्रकार का होता है, एक हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी यूनिट की हम बात कर रहे हैं, तो एक होती है आपकी कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में, जिसको हम प्राथमिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राथमिक स्मृति। इसी का अन्य नाम है आपका कौन सा, इंटरनल मेमोरी, जिसको हम आंतरिक स्मृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक स्मृति। इसी को हम मुख्य स्मृति भी बोलते हैं, मुख्य स्मृति मतलब मेन मेमोरी, मेन। ये मेमोरी यूनिट के दो टाइप हैं। अभी हम कौन से देख रहे हैं, प्राइमरी देख रहे हैं। इस प्राइमरी इन नामों से, तीन नामों से जाना जाता है, ठीक है। ये तो प्राइमरी बोलो, इंटरनल बोलो, या जो भी बोलना चाहो आप, है ना। तो इसमें दो है, हाँ, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, वही जिसको रैम रोम बोलते हैं हम लोग। हाँ, तो ये दो प्रकार का होता है प्राथमिक मेमोरी। एक होता है आपका रैम और दूसरा होता है हमारे पास रोम। एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है। इसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस, डबल सी आता है, एक्सेस मेमोरी।
इसको बोलते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। दूसरी बात आप ये ध्यान रखना कि इन दोनों मेमोरियों को हम सेमीकंडक्टर स्मृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धचालकीय स्मृति भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, अर्धचालकीय स्मृति भी बोलते हैं इनको। अर्धचालकीय जानते? सेमीकंडक्टर वाला। जैसे बिजली होती है ना, बिजली जैसे किसी तार में जाती है पूरी रीति से, तो वो आधा बिजली जाती है आधा नहीं जाती, इस तरह समझो आप इसको। ठीक है, मतलब पूरा कंडक्टर नहीं होता, मतलब कहने के लिए। ठीक है, उतार दे इतना, मिटा दे इसको। अब देखो रैम और रोम होता क्या है, इसको समझते हैं। देखो भाई, रैंडम एक्सेस, नाम ही आपको पता है, रैंडम एक्सेस में रैंडमली किसी को भी एक्सेस करना। जैसे आपने कंप्यूटर में अभी आपने फेसबुक चला रहे थे, अभी आप व्हाट्सएप चला रहे हो, क्योंकि कंप्यूटर में चल सकता है ना। अभी आप मूवी देख रहे थे, थोड़ी देर में आप सॉन्ग सुनने लग गए, फिर मूवी देखने लगे, कुछ भी, कभी टाइपिंग। तो रैंडमली आप बहुत कुछ काम कर लेते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, ये जो बहुत कुछ काम होता है वो रैम में चल रहा होता है। किस में चल रहा होता है? रैम में चल रहा होता है। तो रैम की स्मृति उस समय यूज होती है, मतलब जो भी डाटा आपने खोला हुआ है वो उस समय रैम की स्मृति को यूज करता है, रैम मेमोरी को यूज करता है। कहने का मतलब क्या, जितनी ज्यादा रैम होगी, रैम तो 2 GB 3 GB ऐसे आती है, 4 GB 8 GB, तो जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ज्यादा स्मूथली आपके जितने भी मल्टीपल प्रोग्राम आप खोलते हो वो आपका स्मूथली चलने लगेगा। लेकिन अगर रैम कम होगी तो ये क्या होगा, कभी आपने देखा अचानक किसी कंप्यूटर हैंग हो जाता है या मोबाइल भी हैंग हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि रैम आपकी ज्यादा यूज हो गई, मतलब इतना मल्टीपल डाटा खुल चुके हैं, आपको पता ही नहीं है कि रैम इतनी ज्यादा यूज हो गई है कि उसके अंदर अब डाटा को समाने की जगह नहीं है। तो इसलिए वो क्या हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है और शट डाउन हो जाता है आपका सिस्टम। ठीक है, तो अब इसकी बात यह है साहब कि ये जो चीजें आप जो चला रहे थे और आपने अचानक अपना मोबाइल बंद कर दिया, मोबाइल कंप्यूटर है भाई, 5 जनरेशन का कंप्यूटर है। अगर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, अगर फिर से आप खोलते हो तो क्या फेसबुक जो आपने खोला था दिखेगा? क्या खुला हुआ नहीं दिखेगा ना, बंद हो जाएगा वो। जो भी कार्य आप कर रहे थे सब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बंद होने का मतलब क्या है, ये रैम उसको भूल जाती है। रैम क्या हो जाती है, क्या कर देती है, उस डाटा को भूल जाती है। कहने का मतलब क्या है, जो ये रैम स्मृति होती है क्षणिक होती है। कैसी होती है? क्षणिक होती है, मतलब वोलाटाइल बोलते हैं इसको, वोलाटाइल। ठीक है, ये वोलाटाइल स्मृति होती है, मतलब जब तक आप कंप्यूटर चला रहे हो तब तक उसको डाटा याद है जो भी आप कर रहे थे। जैसे अचानक आपका सिस्टम बंद हो जाता है और ये वाली स्मृति आपकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जो इसमें भी यूज हो रहा था। ठीक है, दूसरी बात, रैम का प्रयोग और कहां होता है, ये मेन पॉइंट आप ध्यान रखना भाई है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, विंडो इंस्टॉल करते हैं ना कंप्यूटर में, विंडो जानते हैं आप लोग, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, विंडो 7 विंडो 10 आ गई अब, है ना। तो जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में तो इंस्टॉल तो होता है, ये तो रोम में हो जाएगा या तो हार्ड डिस्क में हो जाएगा इंस्टॉल। लेकिन जब ये खुलता है, मतलब कंप्यूटर में जो भी चीज खुलती है वो सब यहां खुलती है। हाँ, कहां खुलती है? रैम में खुलती है। कहने का मतलब कि कंप्यूटर को संचालित करने के लिए सबसे उत्तरदायी जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रैम होती है। कौन सी होती है? रैम होती है। अब आपने कंप्यूटर को में इंस्टॉल कर दिया और विंडो आपने ऑन कर दिया। ऑन करने का मतलब क्या, बटन प्रेस कर दिया। तो बटन प्रेस कर दिया तो विंडो क्या खुलने लगती है। अगर आपके सिस्टम में रैम नहीं होगी, मतलब ये रैम को खोजता है, जो भी सॉफ्टवेयर खुलेगा पर रैम को खोजता है। अगर रैम नहीं होगी तो आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा मतलब। तो कहने का मतलब क्या है, विंडो को संचालित करने के लिए उत्तरदायी स्मृति निम्न में से कौन सी होती है? वो होती है कौन? विंडो जानते हैं ना, विंडो जो विंडो 7 है, विंडो 10 है। जब जैसे आप कंप्यूटर खुल रहा है ना, जो डिस्प्ले खुलती है, वो जो खुलना हो गया वो खुलना इसको खोजता है। वो खुलना हो गया कौन सा? विंडो खुलती है जब, तो इसको जो बूटिंग करते हैं हम लोग, बूटिंग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ये वाला बताइए, रीड ओनली मेमोरी, इसको यहां पे लिख दो भाई, अस्थाई लिख दो, अस्थाई बोल सकता है इसको, अस्थाई स्मृति। ठीक है, अब रीड ओनली अच्छा, और एक बात और ध्यान रखो इसके बारे में, ये जो रैम है ये स्मृति ऐसी वाली स्मृति है जिसमें लिखा जा सकता है, इसे मिटाया जा सकता है, मतलब डिलीट कर सकते हैं आप इसको, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं आप इसको।
ठीक है। कौन सी स्मृति, निम्न में से कौन सी स्मृति ऐसी है जिसमें लिखा मिटा अथवा पढ़ा जा सकता है? तो कौन सी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जहां रोम ये नहीं है, इसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, ये सब नहीं किया जा सकता। रोम क्या है? जिसमें लिखा पढ़ा नहीं जा सकता, नहीं मिटाया नहीं जा सकता, क्या सिर्फ पढ़ा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ। आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये स्थायी स्मृति होती है। क्या होती है ये? स्थायी मेमोरी, या फिर उसको बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल स्मृति होती है ये, ठीक है। जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो इसमें इंस्टॉल होगा। दूसरी बात, इस सॉफ्टवेयर में मेनली इंस्टॉल होते हैं आपके, जैसे बायोस सुना होगा, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है कि बायोस की फुल फॉर्म बताइए, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, इसका नाम होता पूरा। तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होते हैं? मैंने देखो, आपने कंप्यूटर देखा होगा ना, मल्टीपल पोर्ट्स बने होते हैं। कहीं पेन ड्राइव लगा रहे हैं आप, कहीं आप चार्जर लगा रहे हैं, कहीं मतलब जो पोर्ट आप देखते हो किसमें? मदरबोर्ड में, ठीक है। तो उन पोर्टों को क्या करता है ये? अपडेट करने का काम ये करता है। कभी अगर बायोस आपके सिस्टम में क्या कहते हैं, अपडेट नहीं होगा, तो आपका जो पोर्ट्स होंगे ना, उसमें वो कनेक्शन क्या होता है? एरर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें इंस्टॉल किया जाता है, किसमें? रोम में किया जाता है। तो ये था भाई इनके बारे में। अब दूसरा जो स्मृति होता है हमारा, वो कौन सा होता है? द्वितीयक स्मृति, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जिसको बोलते हैं। दूसरी मेमोरी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीयक स्मृति, द्वितीयक स्मृति, ठीक है। इसको हम लोग बाह्य स्मृति भी बोलते हैं। बाह्य स्मृति मतलब एक्सटर्नल मेमोरी। तो जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, आपका मेमोरी कार्ड हो गया, जितने भी एक्सटर्नल आप लगाते हो उसको हम सेकेंडरी मेमोरी के रूप में देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे भाई हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइसेस ये क्या होते हैं? ये हमने देख रहे हैं जो डाटा इनपुट करेंगे जो भी। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं आप जानते होंगे? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हाँ वो तो आउटपुट हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये क्या काम कर जानते हैं? दूसरा जैसे माउस हो गया, हाँ स्कैनर हो गया, हाँ जॉयस्टिक हो गया, सही बात है। जॉयस्टिक क्या? गेमिंग डिवाइस होती है, खेल खेलने का, बच्चा खेलता है रिमोट के ना, कार चलाता जो, वो वाला हो गया। और हाँ लाइट पेन हो गया, और क्या हो सकता है? हाँ? क्या हो गया? मॉनिटर नहीं, ये तो आउटपुट है, मॉनिटर तो आउटपुट है ना, मॉनिटर नहीं। और बताओ, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल आपने माउस के ऊपर एक, मतलब माउस के जैसा ही होता है वो, उसमें एक गोल गोल रहता है उसके ऊपर, उसको चारों तरफ घूमता है वो। तो जहां जिस तरफ आप अंगूठे से उसको लेके जाओगे उस तरफ वो क्या करेगा? उसका एरर जाएगा। मतलब ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जैसे माउस आप पॉइंटिंग डिवाइस, जहां पे आप माउस को ले जाओ वहीं पे क्लिक करेगा, उसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं हम लोग। स्कैनर हो गया, और क्या होगा? माइक्रोफोन हो गया हमारा, माइक्रो, जैसे माइक होता है हमारा यहाँ पे, जैसे ये माइक है, ये माइक्रोफोन है, ठीक है। जैसे जिसमें गाना गाते हैं है ना, वो वाला। और क्या हो गया?
और बताओ, जो पैड होता है, अगर जो टीचर आप यूट्यूब में देखते होंगे ना, वो यहां लिखता है वहां दिखता रहता है। जो पैड होता है, राइटिंग पैड जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या होता है, राइटिंग पैड लिख दो, राइटिंग पैड, या इसको डिजिटल पैड भी बोलते हैं, डिजिटल पैड। ठीक है। और आप जब पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले आपका थंब इंप्रेशन, आपका चेहरा वगैरह वगैरह किया जाए, बायोमेट्रिक होता है ना, बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक जो सेंसर्स होते हैं वो भी आपका इनपुट में आता है। बायोमेट्रिक सेंसर्स क्या आते हैं आपके इनपुट। हाँ, सेल्फी खींचती है लड़कियां बहुत ज्यादा, तो वेबकैम। ठीक है। आपका डिजिटल कैमरा हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया। और बताओ और क्या छोटा, जैसे आपका OMR हो गया, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता कभी कभी, ऑप्टिकल मार्क कैरेक्टर, नहीं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, रीडर या रिकॉग्नाइजेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR तो पेपर आप देते हैं OMR शीट पे, तो वो OMR शीट को जो कंप्यूटर, जो इनपुट डिवाइस पढ़ती है, रीड करती है, उसको क्या बोलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में काम आती है। OCR हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस होती है। ये काम आती है, जो प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर, जब आप कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो ना, तो उसके अंदर से लाइट आती है, जो मशीन, जो यंत्र जो लाइट फेंकता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, तो जो पेज में जो लिखा होगा सबको कब कैच कर लेता है। और हो गया आपका MICR, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है इसके बारे में, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका काम क्या होता है, बैंक में चेक को पढ़ता है ये। तो जो बैंक में आप चेक देते हैं तो उसमें 9 डिजिट के कोड होते हैं, ऐसे लिखा होता है, फिर यहाँ 3 हो गए इस तरह से, फिर ऐसे, तो 3 करके 9 डिजिट होते हैं इसमें। ठीक है। वो अलग ही तरह के लिखे होते हैं, तो उनको रीड करने का काम है। मतलब बैंक में जो चेक होते हैं, चेक, उसको रीड कौन सी डिवाइस करती है हमारी, हाँ, BCR हो गया आपका, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। बार कोड जानते हैं, शॉप में, शॉपिंग मॉल में गए होंगे आप लोग, जैसे बिग बाजार है, ये क्या है यहाँ पे बगल में, क्रॉस मॉल हो गया, यहाँ क्या है, बी मार्ट हो गया, नहीं, तो इन मॉल में जाते हैं ना आप लोग, तो ये स्कैन करता है ऐसे, तो जिस डिवाइस स्कैन करता है उसको बोलते हैं बार कोड रीडर। ठीक है। तो उसमें जो भी आप सामान खरीदते हैं उसमें बार रहते हैं, ऐसे लिखे हुए, ऐसे ये इस तरह के बार रहते हैं, तो इनको रीड करता है, उसमें रेट, प्राइस, जो डिस्काउंट होगा सब उसी में इंफॉर्मेशन रहती है, वो जबान से कुछ नहीं बोलता, जो अंदर रीड हो गया कंप्यूटर में वही आपको रेट बताएगा। तो ये होता है। और बताइए, स्मार्ट कार्ड रीडर, इसको बोलते हैं SCR, इसको बोलते हैं SCR। स्मार्ट कार्ड रीडर कहां होता है, जैसे लेटेस्ट एग्जांपल क्या है, एटीएम में जब जाते हैं ना, एटीएम पे, तो एटीएम जो मशीन होती है ना उसके पास, या तो कार्ड को स्वैप करेगा या कार्ड को उसमें डालता है, या फिर आप कभी जाओगे पेट्रोल पंप में, ध्यान से देखना, उस पर एक ऐसा संकेत होगा, वाईफाई वाला, ऐसा वाला संकेत है उसमें। तो जिस एटीएम में, एटीएम कार्ड में, एटीएम कार्ड जानते हैं, जिस एटीएम कार्ड में इस तरह का सिग्नल का बना रहता है, तो उसको ऐसा लगाता है उस पर, और उसको स्कैन करके वो पूरा पैसा काट लेता है, मतलब। या फिर आपने उसमें भी देखा होगा, मीम्स भी तो बने आजकल, कि लड़की क्या करती, सामान लेती है और मास्क के अंदर उसको डालती है और ऐसा लेती है उसको ना, ऐसा सामने वो स्कैन हो जाता है, वो समझ नहीं पाते हुआ क्या, कैसे है, देखा होगा आप लोगों ने, तो वही वाला है ये। ठीक है। तो स्मार्ट कार्ड सेंसर होता है ये, और रीडर होता है ये।
ठीक है, तो ये है भाई कुछ इनपुट डिवाइस जो आपको ध्यान में रखनी है। एक दूसरा है आपके पास MCR, मैग्नेटिक, आता नहीं क्या, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर। देखो जो भी हम रीडर देख रहे हैं ना सब जगह, ये सब इनपुट में है। आप फटक समझ आना, रीडर इसके अंत में है तो कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। अब ये मैग्नेटिक कैरेक्टर का जो आपने एटीएम में जाते ना, एटीएम में, या फिर जो आप स्वेप मशीन होती है ऐसे वाली, तो जो हमारे एटीएम की ब्लैक स्ट्रिप होती है जो, तो उसको रीड करता है वो, ये डिवाइस यूं खींचते हैं और ये पूरा पहचान लेता क्या है भाई इसमें। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। देखो इनपुट डिवाइस तो बहुत ज्यादा हो गई, याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आउटपुट डिवाइस होते हैं गिनी चुनी, तो आउटपुट डिवाइस आप याद कर लो और फिर इनपुट डिवाइस अपना आप ही हो जाएगी। यार जब जैसे प्रश्न आएगा भाई कि निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, तो आपने देखा कि 7-8 तो आउटपुट डिवाइस होती है, ये होती है, तो ये बचा कौन सा डिवाइस बचा, इनपुट। तो थोड़ा तरीके से भी पढ़ाई करना आप लोग, पता सब पढ़ने के चक्कर में कुछ भूल गए। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट जैसे बताओ, जैसे जीपीएस हो गया हमारे पास, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस पे आप कहीं भी चले जाते हो, हाँ, तो जीपीएस में डाल तो वैसे कोचिंग सेंटर कहां पे है, तो फटक से आप यहीं पहुंचा देगा अगर इन्होंने डाला होगा। तो ग्लोबल, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, पोजिशनिंग सिस्टम, ये भी आउटपुट में आता है। प्रिंटर जैसा आप बोल रहे थे, जो चीज कंप्यूटर से बाहर निकल रही है वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और क्या हो सकता है, प्लॉटर, जो बड़े बड़े फ्लैग्स हैं, जैसे ये वाले फ्लैग्स हैं, जैसे ये हुआ पीछे जो मैप, बड़े बड़े मैप जो निकलते हैं, या जो आप कोचिंग सेंटर के जो बड़े बड़े बैनर नहीं देखते, तो वो इससे प्रिंट किए जाते हैं प्लॉटर डिवाइस से। ठीक है, तो ये सिंपल पेपर को तो ये वाला प्रिंटर करता है काम, और जो बड़े बड़े फ्लैग्स का निकालना तो आपको इससे निकालना होता है, प्लॉटर से। और हो गया आपके पास लाउड स्पीकर, जिसमें शादी ब्याह में डांस करते हैं, लाउड स्पीकर डीजे वाला। रिकॉर्डर इनपुट, रिकॉर्ड आवाज अंदर जा रही ना, तो रिकॉर्डर यहां लिख दो, यहां पर लिख दो भाई 21वां रिकॉर्डर। कौन सा वाला रिकॉर्ड, साउंड रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर। लाउड स्पीकर हो गया आपका आउटपुट में। और बताओ, जो आपने बोला था डिस्प्ले, तो उसको बोलते हैं VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर जिसको हम बोलते हैं, इसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं, मॉनिटर। मॉनिटर इसका फुल फॉर्म है भाई विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया। और है कोई बचा हुआ, देखो प्रिंटर आ गया हमारे पास, ये प्लॉटर आ गया, लाउड स्पीकर भी आ गया है, वीडियो भी आ गया। ये भाई इतना ही होते हैं भाई इनपुट डिवाइस। ठीक है, अगर कोई छूट गया होगा एक याद तो देख लेना। तो देखो ये कम याद करने के लिए आसान है, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इतना मुश्किल भी नहीं है कि कोई चीज असंभव हो जाए मतलब। ठीक है, तो इनको आप रट लेना किसी भी तरीके से, अगर ज्यादा समय तो इनको रट लेना। तो अभी आपकी क्लास चलेगी पॉलिटिकल वाली। हाँ अभी